हाँ, चालू हो गया। जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज आपका क्लास 10th का मैथ का जो है टर्म 1 रियल नंबर चैप्टर हम लोग मैथ में स्टार्ट कर रहे हैं। और इसका एक छोटा सा आपका मैराथन है, ज़्यादा नहीं, आधा घंटे का है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, पूरा अपना रियल नंबर चैप्टर को रिवीजन करेंगे। और फिर उसके बाद इसका प्रैक्टिस सेशन, जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्री का 2-3 वीडियोस लाया है, और भी आपका अभी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन बाकी है, अभी उतना ही नहीं है। ठीक है, अभी तो मेन अभी क्वेश्चन बाकी है। अभी तो वो छोटा हलवा हलवा क्वेश्चन कराया है मैंने, अभी मेन आपका क्वेश्चन बाकी है, उसको भी मैं अभी कराऊंगा ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, तो चलिए, नहीं देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री का तब जाके देख लेंगे। और अगर आपका इसका नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, आपको वहाँ पे नोट्स प्रोवाइड करवाया जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना रियल नंबर चैप्टर। और रियल नंबर का भी क्या चीज़, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे प्राइम, को प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। क्विक रिविजन के जरिए हम लोग जो है ऐसे पढ़ने का कोशिश करेंगे और देखेंगे कि क्या है कैसे है। ठीक है जी, जो अभी तक पढ़े भी नहीं है उनको भी काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए देखते रहिए, जुड़े रहिए क्लास में। सबसे पहले अभी हम लोग देखेंगे कि क्या है आपका प्राइम नंबर किसको कहते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, प्राइम नंबर फ्रेंड किसको कहते हैं। यहाँ पे देखिए, इस जगह पे प्राइम नंबर आर दोज नंबर विच हैव नो फैक्टर्स अदर देन वन एंड द नंबर इटसेल्फ। यानी इस ऐसे नंबर को हम कहेंगे प्राइम नंबर जिसका कि कोई अदर फैक्टर ना हो, सिर्फ वन को और खुद के छोड़कर। जैसे आपका जहाँ पर देखिए एग्जाम्पल में 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, ये सारे प्राइम नंबर हैं। अभी नहीं समझा तो मैं अभी समझाता हूँ। जैसे दो एग्जाम्पल लेते हैं, दो का अगर मैं प्राइम फैक्टर करूँ तो यह क्या होगा, 1 और 1, सॉरी 2 के टेबल में एक बार में जाएगा ये। तो देखिए, एक तो ये खुद के टेबल में जा रहा है और एक 1 के टेबल में आता है। ठीक है, दो, तो ये जो है आपका क्या है, एक प्राइम नंबर हो जाएगा। यानी प्राइम नंबर कहने का मतलब कि वो तो एक के टेबल में है और एक वो खुद के टेबल में है और किसी के टेबल में वो नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो वही आपका प्राइम नंबर हो जाता है। जैसे यहाँ पर 3 है, ठीक है, तो 3 आपका हो जाएगा। जैसे 5 है, 5 भी 1 और 5 के टेबल में आता है और किसी के टेबल में नहीं आता है। 7 है और 11 है, तो ये सारे आपके प्राइम नंबर हैं और ऐसे आपके आगे बढ़ते चले जाएंगे और भी जितने हैं। चलिए, तो 11 के बाद अभी कमेंट करके बताइए कि 11 के बाद वाला जो आपका आएगा वो कौन सा प्राइम नंबर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, को प्राइम नंबर किसको कहते हैं। तो याद रखिएगा, को प्राइम नंबर ऐसे आपके नंबर्स होते हैं जिसमें कि आपका कोई दो जो है, दो के बीच का कोई आपका कॉमन फैक्टर ना निकले, उसी को प्राइम नंबर कहते हैं। यानी को प्राइम नंबर आर दोज नंबर विच डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन वन। एक को छोड़कर बाकी अदर कोई मतलब कि आपको फैक्टर ना दिखे। ठीक है, जैसे 2 है और 9 है। ठीक है, तो 2 का अगर आप कॉमन फैक्टर निकालिएगा, दो का आपका क्या निकलेगा, 2 और 1 निकलेगा। और वहीं पर 9 का निकालिएगा तो 9 का आपका फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो क्या होगा, 3 के टेबल में 3 बार में और फिर 3 के टेबल में 1 बार में। अब देखिए, यहाँ पे 2 और 1 आ रहा है और यहाँ पर 3, 3 और 1 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई कॉमन फैक्टर आपका निकल ही नहीं रहा है। तो ऐसे दो नंबर्स को, यानी यहाँ पर दो है और जो 9 है, ऐसे दो नंबर्स जिनके बीच का कोई कॉमन फैक्टर ना निकले, उस नंबर को ही हम लोग कहते हैं को प्राइम नंबर। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो यही आपका को प्राइम नंबर है। एग्जाम्पल में आपका 2, 9 मैंने दे रखा है। ऐसे और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे 7 हुआ, 8 हुआ। ठीक है, तो ये भी आपस में कैसे हैं, को प्राइम नंबर हैं। तो ऐसे आप ले सकते हैं अदर अदर एग्जाम्पल्स। चलिए, तो नेक्स्ट आगे देखते हैं, कंपोजिट नंबर्स किसको कहते हैं। तो याद रखिएगा फ्रेंड, कंपोजिट नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर में भी एक चीज याद रखिएगा, प्राइम नंबर में क्या होता है, सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं। प्राइम नंबर में सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं। जैसे आपका यहाँ पे 3 ले लेता हूँ एग्जाम्पल, प्राइम नंबर वाला सबसे पहले देख लेते हैं। तो 3 का क्या होता है, एक तो 3 होता है इसका और एक आपका 1 होता है। बस दो ही तो फैक्टर होता है, या तो एक के टेबल में आए या फिर वो अपने खुद के टेबल में आए वो नंबर। जैसे 3 अपने के टेबल में आता है और 1 के भी टेबल में आता है। तो जैसे हम ले लेते हैं 5 अपने टेबल में आता है और एक 1 के टेबल में आता है, तो सिर्फ दो ही इसके फैक्टर निकल रहे हैं। तो प्राइम नंबर में आपका सिर्फ दो ही फैक्टर निकलता है। तो दो फैक्टर सिर्फ जिसका निकले उसको प्राइम नंबर कहते हैं। और वहीं पर कंपोजिट नंबर किसको कहते हैं, कंपोजिट नंबर जस्ट प्राइम नंबर का हल्का उल्टा है। क्या, कंपोजिट नंबर उसको कहेंगे जिसका दो से ज्यादा फैक्टर हो।
ठीक है, इस डिफिनेशन को छोड़िए, बस आपको इतना याद रखिए, कंपोजिट नंबर उसको कहेंगे जिसका दो से ज्यादा कॉमन फैक्टर निकल जाए, उस सॉरी जिसका दो से ज्यादा फैक्टर निकल जाए उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसी को हम लोग कंपोजिट नंबर कहेंगे। जैसे 4 है, 4 का अगर मैं फैक्टराइजेशन करूँ तो क्या होगा, 2 के टेबल में 2 बार में, फिर 2 के टेबल में 1 बार में। तो यहाँ पे देखिए इसका क्या निकला, 2 2 1, ये निकला इसका फैक्टराइजेशन। तो इसका क्या हुआ, इसका देखिए कितना निकला, 1 2 3, 3 इसके फैक्टराइजेशन निकले। और मैंने क्या बोला कि कंपोजिट नंबर उसको कहेंगे, उस नंबर को कहेंगे जिसका फैक्टर आपका क्या हो, 2 से ज्यादा हो। तो देखिए यहाँ पे इसका फैक्टर क्या है, 2 से ज्यादा है, तो 2 से ज्यादा इसका फैक्टर है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये जल्दी बताइए, तो ये आपका कंपोजिट नंबर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से 6 ले लीजिए, 6 भी आपका एक कंपोजिट नंबर है। जैसे कि 6 का कीजिएगा तो 2 के टेबल में 3 बार में, फिर 3 के टेबल में 1 बार में। तो ये देखिए 6 का आपका कॉमन फैक्टर 2 निकला, 3 निकला, बल्कि 2 है, 3 है और 1 है। सो 6 का आपका कितना निकला फैक्टर, 3 निकला, तो 2 से ज्यादा है। तो कंपोजिट नंबर हम उसको कहेंगे जिसका 2 से ज्यादा आपका क्या हो, फैक्टर्स निकले, उस नंबर को हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं। उम्मीद है आपको ये तीनों नंबर समझ में आया होगा कि प्राइम नंबर किसको कहते हैं, को प्राइम नंबर किसको कहते हैं, और कंपोजिट नंबर सॉरी हाँ कंपोजिट नंबर किसको कहते हैं। चलिए, तो इतना समझ में आ गया, तो आगे देख लेते हैं और भी चीज। आपके एग्जाम में कहे कि क्या 1 जो है वो आपका प्राइम नंबर है या फिर कंपोजिट नंबर है, तो याद रखिएगा 1 जो है वो आपका ना ही प्राइम नंबर होता है और ना ही वो कंपोजिट ही नंबर होता है। ये सबसे बड़ा जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। 1 आपका ना प्राइम नंबर होता है ना ही कंपोजिट नंबर होता है। और वहीं पर आपसे पूछे कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर याद रखिएगा 2 होता है। 2 से, क्योंकि 1 आपका प्राइम नंबर है ही नहीं और ना ही कंपोजिट नंबर है, तो आपका स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या हो जाएगा, जो अपने और एक के टेबल में कटे तो आपका 2 होता है, तो 2 आपका स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हो जाएगा। और वहीं पर कंपोजिट नंबर में स्मॉलेस्ट पूछ ले तो आप क्या बताइएगा फ्रेंड, जल्दी बताइए। एग्जाम में आपसे कंपोजिट नंबर में स्मॉलेस्ट पूछ ले तो क्या बताइएगा, यस, स्मॉलेस्ट आपका कंपोजिट नंबर में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सही है, गुड, अच्छी बात है, ऐसी याद, ऐसे आप लोग पढ़ते रहिए। सो नेक्स्ट देखते हैं अपना, फैक्टर्स ट्री किसको कहते हैं। तो याद रखिए फैक्टर ट्रीज किसको कहते हैं, डेफिनेशन देखिए, फिर उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। फैक्टर ट्रीज किसको कहेंगे, ए चैन ऑफ फैक्टर विच इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ए ट्री। एक चैन ऑफ फैक्टर, आपने कुछ ऐसा अपने बुक में देखा होगा, इस तरह का डायग्राम, इस तरह के डायग्राम्स आप देखे होंगे, इस तरह के, इस तरह के देखे होंगे अपने बुक्स में, चैप्टर 1 में। तो यही जो आपका फैक्टराइजेशन, यहाँ पे कोई डिजिट होगा, फिर यहाँ पे कोई डिजिट होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, तो इस तरह का जो चैन बोलता है, इसी चैन को हम लोग बोलते हैं फैक्टर ट्री। ठीक है, जैसे मैंने आपके लिए एक एग्जांपल लेके भी आए हैं, यहाँ पर देखिए, ये रहा आपका एग्जांपल, यहाँ पर फैक्टर ट्री से रिलेटेड दिख रहा है आपको अच्छी तरह से। चलिए, तो जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 1001, ठीक है, तो इसका अगर मैं फैक्टराइजेशन किया तो यहाँ पर आपको 7 और 143 निकला। फिर मैंने 7 का फैक्टराइजेशन सबका 1 और 7 ही होगा सिर्फ, तो ये तो नहीं हो सकता। अब 143 का मैं करने जा रहा हूँ, तो 143 का आपका निकला 11 एंड 13। अब इनका नहीं हो सकता है, तो अब इनका नहीं हो सकता है, तो अब देखिए, अब यहाँ पर 111 का आपका फैक्टर क्या निकला, तो फैक्टर आपका ये इधर वाला होता है, तो एक 7 हुआ, एक आपका 11 हुआ और एक आपका यहाँ पर 13 हुआ। सो ये आपका होता है क्या, फैक्टर्स ट्री। आपका इसी तरह से ये फैक्टर्स ट्री जो है वो निकलता है। उम्मीद है आप एक एग्जांपल से समझ गए होंगे, तो इस तरह से आपको ये करना होता है। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ये इस तरह से आपको चैन दे देगा और यहाँ पे लिख देगा x। अब इस x को आपको फाइंड करना है और यहाँ पे आपको लिख देगा सपोज दैट y। अब इस x और y दोनों को फाइंड करना होता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको ध्यान रखना है कि 143 में कितना मल्टीप्लाई कर दें कि इतना आ जाए। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा मल्टीप्लाई कर करके, या फिर आप इसको क्या करिए, सिंपल सा डिवाइड भी कर देंगे तो आपका काम चल जाएगा। यानी 1001 को जो है वो 143 से डिवाइड कर दीजिएगा, आपका यहाँ पे 7 आ जाएगा, क्योंकि 7 बार में आपका ये चला जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं 143 को 7 बार में, 143 को 7 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, तो यहाँ पे 21 का 1 हासिल 2, 28 29 30 का 0 हासिल 3, 7 और 3 10। यस, सो आप जो है क्या करेंगे, 143 को
एक 1001 से डिवाइड कर देंगे, यानी 1001 से 143 को डिवाइड करेंगे, जो नंबर आएगा वही आपका इस x के जगह पे हो जाएगा, जो कि आपका अभी प्रेजेंट में, तो यहाँ पर क्या है आपका प्रेजेंट में यहाँ पे आपका 7 होगा। उसी तरह से इस 143 को इस 13 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका 11 आ जाएगा, क्योंकि 13 के टेबल में 11 बार में आपका 143 आएगा। आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं, 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे आपका ये 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सो ये 3, ये 4, ये 1, देखिए 143 आ गया। यानी आप क्या करेंगे, डिवाइड करते जाएंगे, इनका डिवाइड करेंगे तो एक यहाँ पे आपको y मिल जाएगा, और 1001 को जो है आप डिवाइड करेंगे 143 से तो आपको x मिल जाएगा। तो इस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उम्मीद है समझ गए होंगे। तो इस तरह से आपका फैक्टर ट्री भी हो गया। अब हम लोग फ्रेंड आते हैं अपना फंडामेंटल्स थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पर। डेफिनेशन पढ़ने का टाइम नहीं है तो डायरेक्ट हम लोग आते हैं अपने यहाँ हैंड रिटन नोट्स पर और इस पे ध्यान देते हैं। सो पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको पूरी तरह से। चलिए देखिए फ्रेंड यहाँ पे क्या लिखा हुआ, अब इसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो याद रखिएगा फंडामेंटल्स थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स में आपका क्या है, तो कंपोजिट नंबर जो है वो आपका इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर। यानी कंपोजिट नंबर अभी आप पढ़ क्या है, कंपोजिट नंबर किसको कहते हैं, जिसका दो या दो से ज्यादा फैक्टर, सॉरी दो से ज्यादा फैक्टर जिसका हो उसी को कंपोजिट नंबर कहेंगे। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर को जब आप किससे रिप्रेजेंट कीजिएगा, प्राइम नंबर के फैक्टर से रिप्रेजेंट कीजिएगा, प्रोडक्ट से। जैसे यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, तो 240 जो है वो आपका एक कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इसका देखिए इसका दो से ज्यादा फैक्टर निकल रहा है, तो 240 आपका एक क्या है, कंपोजिट नंबर है। अब यहाँ पे देखिए जितने भी यहाँ पे प्रोडक्ट में आपका लिखा हुआ चीज, जैसे यहाँ पे 4 2 लिखे हुए हैं, एक 3 लिखा हुआ है और एक 5 लिखा हुआ है। सो यहाँ पे जितने भी नंबर यहाँ पे प्रोडक्ट में लिखा हुआ है यानी मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, सारे अपने आप में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे आपका एक प्राइम नंबर है। तो बस उसी थ्योरम को हम लोग कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम, यानी कि कंपोजिट नंबर को रिप्रेजेंट किया जाए प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो इस तरह के थ्योरम को हम लोग कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम। बस यही आपका फंडामेंटल थ्योरम बोलता है। तो यहाँ पे 240 का जब यहाँ पे जो है आप फैक्टराइजेशन करेंगे तो इस तरह से आप करेंगे तो आपको यहाँ पे सारा फैक्टर मिल जाएगा, और इसको इस तरह से प्रोडक्ट के फॉर्म में जो है रिप्रेजेंट कर देंगे, तो आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के फॉर्म में आ जाएगा ये। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। और इस प्रोसेस को जो यहाँ पे ये हो रहा है इसको हम लोग बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, यही आपका है। और एग्जांपल यहाँ पे है 81 का। 81 का यहाँ पे आप इस तरह से निकालेंगे फैक्टर करके, तो आपको यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 आपको मिल जाएगा, जो कि दो से ज़्यादा फैक्टर है। तो ये भी आपका 81 भी एक आपका क्या है, कंपोजिट नंबर है। यही आपका क्या बोलता है, यही आपका फंडामेंटल थ्योरम बोलता है, और ये मैंने आपको ये चीज़ समझा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ जाए। आगे बढ़ने से पहले अब मैं जो है आपको थोड़ा सा एलसीएम और एचसीएफ का कॉन्सेप्ट दे देता हूँ, फिर उसके बाद जो है डोज है रिवीजन सीरीज का, उसको मैं आप लोग पढ़ाएंगे, हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, एलसीएम एंड एचसीएफ फ्रेंड पढ़ने जा रहे हैं। एलसीएम का फुल फॉर्म आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो यहाँ लिखा भी हुआ है लीस्ट कॉमन फैक्टर, एंड एचसीएफ इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, एलसीएम का मतलब होता है कि जो आप टेबल पढ़ते हैं, टेबल में सबसे लिस्ट ऐसा कौन सा नंबर आएगा जो कि दोनों के नंबर में आपका आता हो। जैसे आपसे बोल दे कि आपको 4 एंड 6, एक सेकेंड एंड लिखना था, मल्टीप्लाई हो गया, 4 और 6 का आपको एलसीएम निकालना है, तो आप इन दोनों के टेबल में देखेंगे कि सबसे छोटा नंबर, इन दोनों के टेबल में सबसे छोटा नंबर वो कौन है जो दोनों के टेबल में आता हो। ठीक है, तो आप बता देंगे तो इन दोनों के टेबल में सबसे छोटा नंबर कौन है, तो आपको पता है कि 2 6 और 4 दोनों में सबसे छोटा नंबर 12 आ रहा है, जो कि दोनों के टेबल में आ रहा है। ठीक है, तो ये 12 जो है वो आपका इन दोनों का एलसीएम हो जाता है। ठीक है, तो एलसीएम आपका इस तरह से निकलता है, सबसे छोटा नंबर देखना होता है उन दोनों नंबर का। अब ये छोटा नंबर था यहाँ पे 4 और 6, तो आप आराम से निकाल लिए। ठीक है, बट आपसे बड़ा नंबर पूछ दे तो आप कैसे कीजिएगा, तो उसके लिए भी आप इस तरह का मेथड आप यूज कर लेंगे। जैसे यहाँ पे 24 और 36 का बीच का आपसे पूछा है कि इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ बता दीजिए। ठीक है,
तो सबसे पहले 24 का इस तरह से फैक्टराइजेशन करेंगे, इस तरह से करके यहाँ पे आप फैक्टर लिखेंगे इनका प्रोडक्ट के फॉर्म में, यानी फंडामेंटल थ्योरम, जैसे अभी मैंने पढ़ाया आपको। उसी तरह से 36 का आप यहाँ पे करेंगे इस तरह से, और उसके बाद यहाँ पे फंडामेंटल थ्योरम के हिसाब से आप यहाँ पे प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख देंगे इनका प्राइम नंबर जितने भी हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए 2 आपका 3 बार आया है, तो यहाँ पे 2 का पावर 3 लिख देंगे, और एक सिंगल 3 था तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई में सिंगल 3 लिख देंगे। उसी तरह से यहाँ पे 2 2 बार था और 3 3 बार था, तो यहाँ पे 2 का पावर 2 और 3 का पावर 2 हो जाएगा। सो इस तरह से आप कर लेंगे। अब हम लोग आते हैं, अब आपसे पूछा है यहाँ पर एलसीएम ऑफ 24 एंड 36। अब 24 एंड 36 का एलसीएम पूछा है आपसे। सो याद रखिएगा, एलसीएम ऑफ 24 एंड 36 पूछा है तो आपको कुछ नहीं करना है, दोनों नंबर में जो हाईएस्ट पावर जिसका है बस वही यहाँ पर आपको उतार देना है। सो दोनों नंबर में अब जब आपने फैक्टर करके निकाला तो आपको क्या निकला, हाईएस्ट पावर क्या निकला, तो हमको दिखा 24 में और 36 में, दोनों में 2 था, और दोनों में 2 तो था ही, बट दोनों में हाईएस्ट पावर कितना है 2 का, तो 3 है। सो यहाँ पर एलसीएम में हाईएस्ट पावर आप 2 का पावर 3 लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद 3 का देखेंगे तो 3 में आपका हाईएस्ट पावर कितना है, तो 3 में हाईएस्ट पावर आपका 3 का पावर 2 है। सो यहाँ पे आप 3 का पावर 2 ले लेंगे। अब इन दोनों का 2 का पावर 3 का मतलब है 8 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 का पावर 2 का मतलब है 9 हो जाएगा। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 72 आ जाएगा। यानी कि 24 और 36 का आपका एलसीएम कितना आ गया, 72। अब 72 का मतलब ये हुआ कि 24 के टेबल और 36 के टेबल में सबसे छोटा नंबर आपका 72 है, जो कि इन दोनों के टेबल में आता है, ठीक है। यही होता है आपका एलसीएम, ठीक है। चलिए अब आते हैं एचसीएफ पर। एचसीएफ का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। सो एचसीएफ आपको 24 और 36 का अगर आपसे पूछा है तो कुछ नहीं करना है। 24 का जो आपका फैक्टर आया था, जैसे यहाँ पर 2 2 2 3 आया था, ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख लेंगे इस जगह पर। और जो आपका 36 का आया था जो भी फैक्टर, जैसे 2 का पावर 2 था, यानी 2 2 बार था, 3 3 2 बार था, तो आप यहाँ पे लिख लेंगे। अब इसमें जो भी कॉमन आ रहा है उसको आप इस तरह से गोल घेरा कर लेंगे। तो यहाँ पर 2 जो है एक बार कॉमन आ रहा है, एक बार और 2 कॉमन आ रहा है, और एक 3 आ रहा है आपका कॉमन, और कोई कॉमन नहीं आ रहा है। सो जो कॉमन आ रहा है उसको ही आप लिखेंगे। जैसे यहाँ पर एक बार 2 कॉमन आ रहा है तो 2 लिख देंगे, फिर एक बार 2 कॉमन आ रहा है तो मल्टीप्लाई करके 2 लिख देंगे। अब 2 तो है नहीं नीचे वाला में, 36 वाला में, लेकिन ऊपर वाला में 2 बच गया है एक, तो छोड़ देंगे। 3 पे आएंगे तो 3 एक कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। अब कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो बस इनका ही मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही आपका एचसीएफ हो जाएगा। यानी यहाँ पर आपका एचसीएफ कितना आ जाएगा, 12 जो है वो आपका एचसीएफ आ जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ठीक है। सो यहाँ पे आपका इस तरह से एलसीएम और एचसीएफ निकलता है। मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया है। चलिए, तो जब आप एलसीएम और एचसीएफ समझ गए हैं तो ये तो 2 2 नंबर के लिए था। अगर आपसे 3 नंबर का भी पूछ दे तो अब आप निकाल दीजिएगा। मैं आपको कुछ फॉर्मूला भी बता दे रहा हूँ यहाँ पर। अब आप 3 4 नंबर, जितना नंबर के लिए आपसे पूछे आप निकाल सकते हैं। सो देखते हैं आप फ्रेंड, नेक्स्ट रिलेशन बिटवीन नंबर्स एंड देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम एंड नंबर्स के बीच का रिलेशन देखते हैं। तो अगर आपसे ये एक फॉर्मूला याद रखिएगा, ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद होना चाहिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन पक्का आएगा। तो याद रखिएगा, एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स एंड एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स। अब 2 नंबर्स ए और बी कुछ भी है, ठीक है। सो एलसीएम का और एचसीएफ का मल्टीप्लाई इज इक्वल टू दोनों नंबर का मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। यानी अगर एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा उन दोनों नंबर का, और उन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो दोनों नंबर का वैल्यू जो है वो सेम ही आएगा, ठीक है। सो ये आपका फॉर्मूला याद रखिएगा, एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स एंड मल्टीप्लाई ऑफ एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू बोथ नंबर का आपका प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई। ये आपका फॉर्मूला है, इसको याद रखिएगा। अब यहाँ से अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे, अगर आपको दोनों नंबर का एलसीएम दिया हो, ठीक है, और वो दोनों नंबर दिया हो, जैसे दोनों नंबर के एलसीएम आपको 12 दिया है, और वो दोनों नंबर आपको दिया है 4 एंड 6, दोनों नंबर भी दिया हुआ है। अब आपसे यहाँ से एचसीएफ पूछा है। सो एचसीएफ अगर आपसे पूछा है तो कुछ नहीं करना है, यही फॉर्मूला उठाइए और इस पे लगा दीजिए। सो आपसे एचसीएफ पूछा है तो एचसीएफ को एचसीएफ ही रहने दीजिए। एलसीएम आपको 12 दिया है तो मल्टीप्लाई में 12 लिख दीजिए। इसको थोड़ा अलग रखिए ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। इस वाले फॉर्मूला बैठा रहे हैं यहाँ पर।
उसके बाद इज इक्वल टू वो दोनों नंबर, तो दोनों नंबर क्या है, एक 4 था और एक आपका 6 था। ठीक है, अब देखते हैं, अब इसको हम लोग ऊपर लिखते हैं। अब हम यहाँ से ऊपर यहाँ इधर बनाएंगे। ठीक है, इधर देखिएगा फ्रेंड, थोड़ा सा अब इस पेन को भी मोटा कर लेते हैं ताकि आपको भी समझ में आए। सो हाँ, अब ठीक है। सो अब ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, एक सेकंड रुकिएगा फ्रेंड, मैं आपको क्लीन समझाना चाहता हूँ यहाँ पर, इस जगह पर ठीक रहेगा। सो ये चीज़ समझ गए आप, एच सी एफ को एच सी एफ रहने दीजिए, एलसीएम आपका 12 था तो 12 लिख दिए, और इज इक्वल टू दोनों नंबर का प्रोडक्ट जो कि 4 × 6 था। ठीक है, अब देखिए, अब एच सी एफ को एच सी एफ रहने दीजिए, एलसीएम आपका 12 था, इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए 4 और 6 का, तो कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए। यस, गुड, 24। सो एच सी एफ आपका कितना निकलेगा, इस 12 को उधर ले जाइए, तो 12 को उधर ले जाइएगा तो 12 आपका नीचे आ जाएगा। सो यहाँ से आपका एच सी एफ आपका कितना निकल के आ रहा है सामने, सो एच सी एफ इज 2। सो इस तरह से आप एच सी एफ निकाल दिए इन दोनों नंबर का उस फॉर्मूला से यूज करके। तो इस तरह से आप जो है यूज करके आपका एलसीएम एचसीएफ कुछ भी दे सकता है निकालने के लिए, तो आप ये फॉर्मूला लगा के आराम से निकाल सकते हैं। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, ये चीज़ समझ गए तो ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। मैंने अभी आपको बता दिया इसका यूजेस कैसा है कैसे नहीं है, तो आप समझ गए होंगे कि किस तरह का यूज है इस फॉर्मूला का। चलिए, सो वही चीज़ अब यहाँ पे दिया है, अगर आपसे एच सी एफ कह दे निकालने का, तो दोनों नंबर का मल्टीप्लाई अपॉन में नीचे में एलसीएम आ जाएगा, और अगर एलसीएम आपसे कह दे पूछ दे तो आपको दोनों नंबर का मल्टीप्लाई और नीचे में आपका एच सी एफ आ जाएगा। ठीक है, वही आपको यहाँ पे बना के दिया हुआ है। अब यहाँ पे 3 नंबर के लिए अगर आपसे एलसीएम और एचसीएफ पूछ दे निकालने के लिए 3 नंबर के लिए, तो कैसे कीजिएगा, तो कुछ नहीं करना है, सेम टू सेम वही है। क्या चीज कि एचसीएफ अगर आपसे पूछ दे कि एचसीएफ ऑफ ए बी सी, यानी कोई 3 नंबर है, तो कुछ नहीं, तीनों नंबर का प्रोडक्ट यहाँ पर मल्टीप्लाई में आपका यहाँ पे एलसीएम लिख दीजिएगा तीनों नंबर का, और अपॉन में नीचे में आपका एलसीएम ऑफ 2 नंबर, फिर एलसीएम ऑफ 2 नंबर एंड फिर एलसीएम ऑफ 2 नंबर। अब वो दोनों नंबर आपका वही होना चाहिए, यानी कि पहले आपका एलसीएम ऑफ ए बी होना चाहिए, दूसरी बार में आपका एलसीएम ऑफ बी सी होना चाहिए, एंड तीसरी बार में आपका एलसीएम ऑफ सी ए होना चाहिए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगा के आप आराम से एचसीएफ निकाल सकते हैं, और एलसीएम के लिए सेम चीज़ वही, बट ऊपर में सिर्फ आपका एचसीएफ जो है आपका एबीसी तीनों का होना चाहिए, और नीचे में आपका एचसीएफ ऑफ एबी होना चाहिए, एचसीएफ ऑफ बीसी होना चाहिए, और एचसीएफ ऑफ सीए होना चाहिए। बस यही आपका फ़र्क है 3 नंबर और 2 नंबर के एलसीएम और एचसीएफ निकालने में। तो ये फार्मूला दोनों और ऊपर का दोनों नंबर का निकालने का एचसीएफ एलसीएम का फार्मूला याद रखिएगा। आपके एग्जाम में इससे तो एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आने का पूरा पूरा चांस है, तो आप इसको याद रखिएगा फ्रेंड, मैं आपको 10 बार बोल रहा हूँ, याद रखिएगा। सो आपका एलसीएम एचसीएफ ये सारा चीज़ हो गया, फंडामेंटल थ्योरम सब चीज़ हो गया हम लोग का। अब हम लोग आते हैं रियल नंबर के कॉन्सेप्ट पे और रियल नंबर पढ़ते हैं। सो रियल नंबर कहते किसको हैं, आप पेन को थोड़ा सा नीचे डाउन करके, अब आते हैं आप लोग फ्रेंड रियल नंबर। रियल नंबर कहते किसको हैं, तो याद रखिएगा, ये नंबर विच इज आइदर रेशनल और इरेशनल इज कॉल्ड ए रियल नंबर। यानी एक ऐसा नंबर जो कि आपका क्या हो रेशनल और इरेशनल दोनों हो, उस तरह के नंबर को हम लोग रियल नंबर कहते हैं। इसीलिए रियल नंबर आपका क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक होता है, इन्फिनिटी तक। अब वो कुछ भी हो आपका, इरेशनल रेशनल दोनों कुछ भी हो आपका, वो क्या है, वो आपका रियल नंबर होता है। यानी आपका -2 भी एक रियल नंबर है, आपका 2 भी एक रियल नंबर है, 0.01 भी एक रियल नंबर है। ठीक है, और आपका √2 भी आपका एक रियल नंबर है, यानी सब चीज़ आपका रियल नंबर है। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे रियल नंबर किसको कहते हैं। सो नेक्स्ट रेशनल नंबर किसको कहते हैं, तो रेशनल नंबर आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो p/q के फॉर्म में हो, और यहाँ पर q आपका नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो इस तरह के नंबर को हम लोग कहते हैं रेशनल नंबर। एग्जाम्पल में 3/5, 7/9, 13/15, -7/3, ये सारे आपके क्या हैं, वो एक रेशनल नंबर हैं। चलिए, सो इरेशनल नंबर किसको कहेंगे फ्रेंड, इरेशनल नंबर जो कि रिप्रेजेंट ना हो p/q के फॉर्म में। ठीक है, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 यहाँ भी होना चाहिए, बट
पी बाई क्यू के फॉर्म में हम लोग उसको रिप्रेजेंट ना कर पाए। जैसे आपका √2 हुआ, √3 हुआ, √15 हुआ, पाई हुआ आपका, या फिर -√2/√3 हुआ। ठीक है, तो ये सब चीज आपका क्या है, ये सब चीज आपका इरेशनल नंबर कहलाता है। चलिए इतना आप समझ गए। सो नेक्स्ट आगे देखते हैं। ये सारा चीज आप पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आपका ये सिर्फ थ्योरम थ्योरम आपको पढ़ना है, इसका जो है डेरिवेशन नहीं देखना है, क्योंकि आपके एग्जाम में एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आ रहा है, तो वहां पे आपको बनाना नहीं है, तो सिर्फ थ्योरम आप ऊपर ऊपर पढ़ लीजिए सिर्फ। सो थ्योरम फर्स्ट कहता क्या है कि लेट पी बी द प्राइम नंबर, पी एक आपका प्राइम नंबर है, एंड ए बी ए पॉजिटिव इंटीजर, और ए आपका एक पॉजिटिव इंटीजर है। सो पी अगर डिवाइड करेगा ए स्क्वायर को, सो देन पी डिवाइड्स ए। अगर पी ए स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है, तो पी जो है वो ए को भी डिवाइड करेगा। सिंपल सा है। अगर दो जो है वो आपका डिवाइड कर रहा है 2 का पावर 2 का, अगर दो जो है वो 2 के पावर 2 को भी डिवाइड कर रहा है, तो ये बोल रहा है कि ये जो है दो, नीचे वाला जो दो है वो 2 को भी डिवाइड करेगा। तो देख लीजिए आसानी से कर रहा है। ये जब दो जो है वो 2 के पावर 2 को डिवाइड कर रहा है, तो 2 का पावर 2 कितना होता है, 4 होता है। अब दो जो है वो 4 को डिवाइड तो करता ही है। सॉरी, 4 को तो डिवाइड करता ही है, और यहाँ पे ये दो भी 2 को डिवाइड करता है। सो यही आपका थ्योरम फर्स्ट था। ठीक है, सो नेक्स्ट थ्योरम 2 क्या कहता है कि रूट 2 इज ए इरेशनल नंबर। √2 आपका इरेशनल नंबर कब होगा, जब 2√2 इज इरेशनल नंबर। जब आपका 2√2 जो है वो आपका एक इरेशनल नंबर होगा, तभी आपका √2 जो है वो एक इरेशनल नंबर कहाएगा। ठीक है, तो ये चीज सिर्फ आपको पढ़ना है, जानना है। अब इसका डेरिवेशन आपको काम नहीं आएगा, क्योंकि आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में डेरिवेशन से आपसे बनाने को नहीं कहेगा। ठीक है, सो आपको सिर्फ ये पढ़ के रखना है कि √2 इरेशनल नंबर कब होगा, जब 2√2 जो है वो आपका इरेशनल नंबर होगा, तभी आपका √2 जो है आपका क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। सो नेक्स्ट आपका डेसिमल एक्सपेंशन पे आते हैं रेशनल नंबर के। उसमें आपका सबसे पहला आता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है फ्रेंड, इसमें क्या होता है कि द नंबर विच टर्मिनेट, यानी कि जो आफ्टर ए फाइनाइट नंबर स्टेप द प्रोसेस ऑफ डिवीजन, यानी कि डिवाइड करते दौरान जो नंबर फाइनाइट तक जा रहा है, जैसे 1.2 5 6 8 9 ऐसे करके जा रहा है, सो उस तरह के नंबर को हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहते हैं, और पॉइंट में वो आता है। ठीक है, इस तरह के नंबर को क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहेंगे। एक सेकेंड फ्रेंड, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड रुकिएगा, उल्टा बोल दिया हम। कहाँ गया, ये रहा। टर्मिनेटिंग नंबर फ्रेंड उसको कहते हैं जो फाइनाइट डिस्टेंस तक जाता है, वही तो हम इनफिनाइट समझ लिए थे। फाइनाइट डिस्टेंस तक जाता है, यानी उसका एक स्टॉपेज होता है। जैसे अगर मैं 2 का डिवाइड करूं 5 से, तो 2 का डिवाइड जब आप 5 से कीजिएगा, तो 2 के टेबल में 5 नहीं आता, बट 4 आता है 2 बार में, तो 2 बार में 4 आपका आ गया। अब यहाँ से एक बचा, एक पॉइंट देके आप 0 बैठाएंगे और 5, यानी 2.5। ये यहीं पर आपका रुक गया डिवीजन, यहीं पर आपका ये डिवीजन रुक गया। सो ये आपका कैसा नंबर है, ये आपका कैसा डेसिमल है, बल्कि ये आपका एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। समझ गए। और नॉन टर्मिनेटिंग आपका इनफाइनाइट तक जाता है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग आपका इनफाइनाइट तक जाता है। अब नॉन टर्मिनेटिंग में आपका दो आता है, एक आपका आता है रिपीटिंग एक्सपेंशन और एक आता है नॉन रिपीटिंग एक्सपेंशन। सो रिपीटिंग अगर होता है, शॉर्ट में चल रहे हैं तो थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। सो अगर रिपीटिंग में नंबर होता है, जैसे 1/3 को अगर डिवाइड कीजिएगा तो ये रिपीट करता जाएगा 3 3 3 3, तो आप क्या करते हैं, एक 3 लिखते हैं, जो डिजिट रिपीट करता है उस डिजिट को लिखकर, और ऊपर में जैसे यहाँ पर 0 पॉइंट, ये 3 3 3 रिपीट कर रहा है, तो जो डिजिट आपका रिपीट करता है, जो भी डिजिट आपका रिपीट करता है उस डिजिट को लिखते हैं, और ऊपर में इस तरह से ऐसे लाइन खींच देते हैं, जिसको क्या बार कहते हैं। ठीक है, और रेकरिंग भी आप कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप होता है ये चीज। चलिए, एक आपका होता है पे, यहाँ पर होता है नॉन रिपीटिंग डेसिमल, जो कि आपका देखिए यहाँ पर ये चीज है 1.030030003, यहाँ पे कोई रिपीटिंग नहीं हो रहा है। तो इस तरह का भी आपका चीज होता है, जिसको कि हम लोग नॉन रिपीटिंग डेसिमल कहते हैं। √3 भी आपका एक नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। चलिए, सो लास्ट हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट जो है आपका थ्योरम्स, और 2-3 है, उसको पढ़ के अब हम लोग चैप्टर को खत्म करते हैं।
जैसे थ्योरम 3 जो है वो क्या कहता है कि लेट एक्स बी द रेशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स। एक एक्स जो है वो एक रेशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो क्या आ रहा है, वो टर्मिनेट नंबर आ रहा है। ठीक है, टर्मिनेट यानी कि वो एक इन्फिनाइट तक जाके रुक जा रहा है नंबर। ठीक है, देन एक्स बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। तो हम उस एक्स को जो है वो पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस्ड कर सकते हैं। जैसे हमारा, जैसे हमने किया था ना वो चीज़, 2 का जो है 5 से डिवाइड किया था तो आपका कितना आया था, 2.5 के लगभग आया था। ठीक है, तो इस 2.5 को हम लोग डेसिमल के टर्म में रिप्रेजेंट तो कर ही सकते हैं। सॉरी, पी बाई क्यू के फॉर्म में तो रिप्रेजेंट कर ही सकते हैं। सो यही आपसे बोला है कि हम इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, बस यही चीज़ आपको बोला है। और इसका प्राइम फैक्टर आपका कैसे निकलेगा, तो 2 का पावर n मल्टीप्लाई 5 का पावर n, यही आपका यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन। बढ़िया से लिख देते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा पेन को जो है वो मोटा करके। इसका जो है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन आपका कैसे निकलेगा, पी बाई क्यू के फॉर्म में करेंगे तो पी बाई क्यू के फॉर्म में जो इसको करेंगे, सो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन को प्राइम एंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज 2 का पावर n मल्टीप्लाई 5 का पावर n के टर्म में जो है वो निकलता है। ठीक है, यही आपका थ्योरम 3 है। सो थ्योरम 4 क्या कहता है, थ्योरम 4 आपको बोलता है कन्वर्ज है आपका थ्योरम 3 का। थ्योरम 3 का ही थ्योरम 4 जो है वो कन्वर्जन है। क्या कहता है, कन्वर्जन ऑफ थ्योरम 3, लेट एक्स बी पी बाई क्यू। अगर एक्स आपका पी बाई क्यू के फॉर्म में दिया हुआ है और वो एक रेशनल नंबर है, सो सच दैट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इन द फॉर्म ऑफ, वही चीज़ है जो उसका, जब पी बाई क्यू के फॉर्म में ये चीज़ दिया हुआ है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो आपका 2 का पावर n मल्टीप्लाई 5 का पावर n के टर्म में लिखा जा सकता है। यही आपका थ्योरम 4 बोलता है। ठीक है, लास्ट थ्योरम देखते हैं फ्रेंड। लास्ट थ्योरम है आपका क्या, कि थ्योरम 5 आपको बोलता है कि लेट एक्स बी द पी बाई क्यू फॉर्म बी ए रेशनल नंबर देन सच दैट ए प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज नॉट ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 का पावर n एंड 5 का पावर n। कह रहा है कि एक x जो है वो p बाई क्यू के फॉर्म में है और वो रेशनल नंबर भी है, बट हम लोग उसको 2 का पावर n मल्टीप्लाई 5 का पावर n के टर्म में एक्सप्रेस्ड नहीं कर पा रहे हैं। उस q को यानी p बाई क्यू के टर्म में जो q नीचे आता है उसको नहीं कर पा रहे हैं। सो वेयर n एंड m इज नॉन निगेटिव नंबर, और n और m जो पावर n था और जो पावर 5 का पावर जो m था, ये दोनों जो है वो आपका नॉन निगेटिव नंबर है, यानी निगेटिव नंबर नहीं है। देन x इज ए डेसिमल एक्सपेंशन। सो x जो है वहां पर एक डेसिमल एक्सपेंशन होगा विच नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रेकरिंग, यानी कि वो एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आपका हो जाएगा, यानी कि वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग यानी रिपीट करता जाएगा, यानी 1.3333 जो अभी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, इस तरह से ये रिपीट करता जाएगा, यानी 1.3 पर रेकरिंग चढ़ा देंगे इस तरह से। ठीक है, तो यही आपका थ्योरम 5 बोलता है, और ये सब चीज़ हम लोग अभी जस्ट ऊपर पढ़ के आए हैं। ठीक है, सो यही आपका चैप्टर 1 था। चैप्टर 1 हम लोगों ने काफ़ी शॉर्ट में रिवीजन किया है। जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ था मेरे नज़र में आया टॉपिक, मैंने वो चीज़ आपको फर्स्ट चैप्टर से रिवीजन करा दिया है। आपको क्लास कैसा लगा आप अभी कमेंट करके बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, पॉलिनोमियल का भी आज ही आपका रिवीजन में करा दूंगा, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आराम से बैठ के लगाएंगे दोनों चैप्टर का, और ट्रिग्नोमेट्री का भी लगा लेंगे। आपका जो है एग्जाम से पहले सारा चैप्टर रिवीजन में आपको करा दूंगा वन शॉट में। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इसी तरह से पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।